हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जानेंगे इसके कॉजेस, साइन और सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब हम देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट योर जॉइंट्स। मतलब कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो हमारे शरीर के कौन से जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है? तो एंकल जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के बोन जॉइंट्स है उन सब जॉइंट्स के ऊपर ये अफेक्ट करता है। इट टिपिकली रिजल्ट इन वॉर्म्स, स्वॉलन एंड पेनफुल जॉइंट्स। मतलब कि जो हमारे उस जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएंगी, सूजन आ जाएंगी और इस कंडीशन के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट मोर देन जस्ट योर जॉइंट्स। मतलब कि हमने प्राइमरी देखा कि हमारे शरीर के जॉइंट्स के ऊपर इसका अफेक्ट होता है, लेकिन कई कंडीशंस में इन सम पीपल कंडीशन कैन डैमेज अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग द आईज, स्किन, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब कि ये खाली जॉइंट्स में ही नहीं तो उस जॉइंट के आजू बाजू में अगर कोई ऑर्गन्स रहेंगे तो उन्हें भी डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट्स के बारे में और नॉर्मल जॉइंट के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है कि जॉइंट बताया गया है लेग का। तो उसमें आप देखिए कि जो नॉर्मल जॉइंट बताया गया है तो उसमें कार्टिलेज एकदम नॉर्मल है, उसी के साथ मिनिस्कस जो है बोन का वो भी एकदम नॉर्मल है। उसी के साथ जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी एकदम सही से है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में तो वहाँ पे जो बोन होता है इसका इरोजन चालू हो जाता है। मतलब कि देखिए हमें जो पहली नॉर्मल डायग्राम थी उसमें जो ऊपर का बोन है एकदम नॉर्मल दिख रहा है, एकदम नॉर्मल स्टेज में, लेकिन जब आर्थराइटिस होता है तो उसका इरोजन चालू हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये आगे पीछे लाइनिंग है कुछ तो भी। उसके बाद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसका क्या हो जाएगा, स्वॉलन, उसके ऊपर सूजन आ जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएंगी, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी। उसी के साथ अगर कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज वेयर्स अवे, मतलब कि वहां पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे कार्टिलेज के ऊपर जो जॉइंट का कार्टिलेज होता है। उसी के साथ रिड्यूस जॉइंट स्पेस, मतलब कि दो बोन के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है वो कम हो जाएगा, जो वजह से जो दोनों जॉइंट्स होते हैं एक दूसरे को घिसना चालू हो जाएंगे और उस घिसावट की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अब जानते हैं कि वह रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑटोइम्यून डिसीज किसे कहते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसीज इज अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक योर बॉडी। मतलब कि देखिए नॉर्मल कंडीशन में कि जो एखादा वायरस है या फिर हमारा कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो वो अपना एंटीजन लेके इंटर करेगा और हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगी। तो उस वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया आया है हमारे शरीर में वो किल हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन ये कब? जब सिंपल नॉर्मल में। लेकिन जब हमें ऑटोइम्यून डिसीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, समझो हमारा कोई जॉइंट है, उसके नज़दीक कोई ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन के टिश्यू सेल्स जो होते हैं तो हमारी शरीर क्या समझता है कि हमारे जो ऑर्गन्स के सेल्स वगैरह है उसे वो एंटीजन समझता है, उसी को अपना दुश्मन समझ लेता है और उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाएंगी और ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहते हैं। The immune system normally guards against germs like bacteria and virus. When it senses these foreign invaders, it sends out an army of fighter cells to attack them. Defective immune system cause it. मतलब कि अगर हमारी इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाए तब, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉजेस देखें, मतलब कि किन कारणों की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है वो देखें तो जेनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, उसके बाद एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, उसके बाद ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन जॉइंट्स एंड टेंडन सेथ, उसके बाद द अपीयरेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर्स इन द ब्लड एंड साइनोवियम, perpetuation of the inflammatory process.
एंड फाइनली आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उस वजह से हमें ये होने के चांसेस रहते हैं, मतलब कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उस वजह से किसी को ऑटोइम्यून डिसीज है की बीमारी है पहले से ही, वो तकलीफ है, उस वजह से भी ये हो सकते हैं। अब देखते हैं साइन और सिम्टम्स। तो टेंडन एंड वार्म जॉइंट्स होंगे, मतलब कि देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर जो हाथ दिखाया गया है। उसके बाद स्वॉलन जॉइंट्स, सूजन आ जाएंगी जॉइंट्स के ऊपर। फटिंग मतलब थकावट होगी, वीकनेस लगेंगी। फीवर आएगा, या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि भूख नहीं लगेंगी। तो भूख नहीं लगेंगी तो हमारा वजन भी कम होगा, वेट कम हो जाएगा, तो वो भी एक साइन रहता है। जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगा, मतलब जब हम जो सुबह उठते हैं तो उठने के बाद अगर कोई काम करते हैं तो तब जाके बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे कई प्रकार के उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो अब अगर इसके डायग्नोसिस की हम बात करें तो इसके पहले के कई पेजेस में आपने देखे कि जो हाथ के और पैरों के इमेजेस बताए गए थे कि उसमें कैसे इमेजेस दिखाए गए हैं, वैसे कंडीशंस में भी आप समझ सकते हैं कि आर्थराइटिस हुआ है, रोमेटोइड। लेकिन अगर उससे भी पता नहीं चल रहा है, उससे भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, सीबीसी, उसके साथ ईएसआर करा सकते हैं। उसमें भी आपको पता चल सकता है कि वह कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे बॉडी में है कि नहीं है। उसके बाद में सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी करा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के आप ब्लड टेस्ट उसमें करा सकते हैं। एक आरए फैक्टर्स आता है, वो भी आप करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरे की, तो देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट एक्सरे दिखाए गए हैं। एक नॉर्मल हाथ का एक्सरे है और एक रोमेटोइड आर्थराइटिस का। उसमें आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि नॉर्मल हैंड जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा आर्थराइटिस का हाथ है तो देखिए बोन का कैसा इरोजन वगैरह हुआ है, जो बोन की जगह छोड़ दी है, वहाँ पे गैप्स दिख रही होंगी। तो ये सब कंडीशंस होती है। तो इस दो फैक्टर से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं रोमेटोइड आर्थराइटिस को। और अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मली नसेट्स देते हैं, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जिसमें एस्पिरिन आएगा, आइबुप्रोफेन आएगा, नेप्रोक्सिन आएगा, एंडोमेथाजिन आएगा, या फिर हम कॉक्स 2 इनहिबिटर भी दे सकते हैं। कंडीशंस में कोई कोई डॉक्टर देते हैं। और ये जो भी मेडिसिन है आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। और अब अगर आगे की मेडिसिन देखें तो एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक आर मेडिकेशन दैट आर यूज टू रिलीव पेन, दे आर आल्सो नोन एज पेन किलर, मतलब कि पेन किलर के तौर पर डॉक्टर्स देते हैं। समझो अगर आइबुप्रोफेन से सेटल नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर के ड्रग्स देंगे, कोडिन देंगे, ट्रामाडोल है। तो ये सब एनाल्जेसिक में आते हैं, जो हायर पेन किलर होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं, ग्लूकोस्टेरॉइड, मतलब कि अब हमने देखा कि नॉन स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लामेटरी नसेट दिए थे। उसी के साथ कई पेशेंट को अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन प्रेडनिसोलोन एक बेस्ट स्टेरॉइड है। उसके बाद में मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, और एक रेयरली डेफ्लेजोकॉर्ड भी यूज होता है। उसी के साथ अगर पेशेंट की उम्र 20, 30, 40 से ऊपर है तो हम उसे कैल्सीमैक्स, मतलब कि कैल्शियम की मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिसमें जिंक ये सब चीज़ें रहती है। बस इससे ज़्यादा हम उसे कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसीज है, तो हमारे ही इम्यून सिस्टम को हम खुद से फाइट करना पड़ता है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।